Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 11th biology chapter 9 biomolecules. आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो शुगर्स हैं, बेसिकली लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स को ही हम पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बेसिकली जैसे थ्रेड होता है, धागा होता है एक तरह से, जैसे आप कॉटन का धागा मान लो, ठीक है, उसी तरीके का एक तरह से ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत तरह तरह के मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो मोनोसैकेराइड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पॉलीसैकेराइड के। एग्जाम्पल के तौर पे सेलुलोज जो है वो पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है जिसमें एक टाइप का मोनोसैकेराइड है जिसका नाम है ग्लूकोज। तो जो सेलुलोज है, इसलिए फिर हम सेलुलोज को होमोपॉलीमर कहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ एक टाइप का मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है। अगर अलग अलग टाइप के जो बेसिकली अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको कहेंगे हेटेरोपॉलीमर। स्टार्च एक वेरिएंट है, लेकिन एक तरह से स्टार्च जो है वो स्टोर हाउस होता है एनर्जी का। प्लांट टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से जो स्टार्च है वो एक तरह से स्टोर हाउस है एनर्जी का। ओके, और एनिमल्स में जो स्टोर हाउस एनर्जी का वो है ग्लाइकोजन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन जो है वो किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। पॉलीसैकेराइड चेन में सपोज ग्लाइकोजन में जो राइट एंड है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है उसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। Starch forms helical secondary structures. In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2. The starch basically helical secondary structures form करता है. इनफैक्ट स्टार्च जो है वो I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकता है अपने हेलिकल पोर्शन में। तो जहां पे बेसिकली हेलिकल पोर्शन होगा उसमें जो स्टार्च हो वो I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। स्टार्च I2 बेसिकली ब्लू होता है कलर में। सेलुलोज में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हेलिसेस होते नहीं है, इसलिए ये I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता, आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता है। प्लांट सेल वॉल्स जो है वो सेलुलोज की बनी होती हैं। पेपर बेसिकली जो प्लांट पल्प से बनता है वो सेलुलोज का होता है। कॉटन फाइबर सेलुलोज है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, एग्जांपल ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एटसेट्रा। तो बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए सेलुलोज के। और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं नेचर में। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मतलब जो काफी मॉडिफाइड है, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे उन्हें यूज किया जाता है, वो यूज होते हैं और साथ में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज ये मॉडिफाइड होते हैं। बेसिकली मॉडिफाइड मतलब कि जो शुगर्स है उनके साथ अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है। तो बेसिकली ये जो है पॉलीसैकेराइड्स, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं क्योंकि इनमें अमीनो और अमीनो ग्रुप भी है, शुगर ग्रुप भी है। Exoskeletons of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin. अब जो arthropods हैं, ओके, तो जो arthropods हैं उनके जो exoskeletons होते हैं उन वो किसके बने होते हैं? बेसिकली वो भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं जिसका नाम है काइटिन। ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये बेसिकली हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं नेचर में। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, तो मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोजन अभी हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, ब्रांचेस यहाँ पे शो कर रखी हैं इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स। एक और टाइप है मैक्रोमोलिक्यूल का जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, किसी भी लिविंग टिश्यू के एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखा जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
पॉलीसैकेराइड्स के साथ और पॉलीपेप्टाइड्स के साथ ये एक ट्रू मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन कंप्राइज करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल का। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है मोनोसैकेराइड और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है न्यूक्लिक एसिड में वो बेसिकली होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, जिनके नाम है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो बेसिकली ये जो नाम दिए गए एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, तो ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा प्यूरिन और पैरामिडीन्स में। एडेनिन, गुआनिन जो है वो प्यूरिन्स हैं, जबकि जो बाकी के हैं वो पैरामिडीन्स हैं। स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग को हम प्यूरिन और पैरामिडीन बेसिकली दोनों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपकी प्यूरिन भी हो सकती है और पैरामिडीन भी हो सकती है। The sugar found in polynucleotides is either ribose or monosaccharide pentose or 2' deoxyribose। अब जो शुगर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में या तो वो राइबोज होगी, राइबोज है तो मोनोसैकेराइड पेंटोज होगा। अगर 2' डीऑक्सीराइबोज है तो मतलब बेसिकली 2 टाइप की शुगर्स हो सकती हैं, एक राइबोज हो सकती है जो कि एक मोनोसैकेराइड पेंटोज है, या फिर और एक और शुगर मिल सकती है 2' डीऑक्सीराइबोज। तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है उसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म डीएनए। जबकि जिसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, ओके, और एक तरह से उनमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स का। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जो है एक बड़ी सी चेन बना रहे हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलीमर भी कह सकते हैं, उस चेन को हम पॉलीमर भी कहते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो हेटेरोपॉलीमर्स हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, ओके, तो हेटेरो कह रहे हैं। तो हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो हमेशा 2 डिमेंशनल व्यू ही मॉलिक्यूल्स का बताते हैं या लिखते हैं, जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, जैसे बेंजीन, नैप्थलीन वगैरह। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट, तो वो सिर्फ 2 डिमेंशनल व्यू ही बताते हैं मॉलिक्यूल्स का। फिजिसिस्ट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल व्यू बताते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जबकि बायोलॉजिस्ट जो हैं, जब वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं तो वो 4 लेवल पे प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। और जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, जो बेसिकली पोजिशनल इंफॉर्मेशन है, बेसिकली पोजीशन के बारे में बता रहा है कि कौन सी अमीनो एसिड कहाँ है, किस प्लेस पे है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है, सेकेंड, इस तरह से। और तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid। अब जो प्रोटीन है वो एक तरह से लाइन की तरह इमेजिन किया गया है। जो लेफ्ट एंड है उसमें पहली अमीनो एसिड होती है, वो पहला अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राइट एंड जो है वो लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट अमीनो एसिड को हम कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, जबकि लास्ट अमीनो एसिड जो है वो कहलाता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix similar to a revolving staircase। तो जो बेसिकली प्रोटीन थ्रेड है वो एक तरह से एक्सटेंडेड रिजिड रॉड के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक सिंपल सी रॉड के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि ये जो प्रोटीन थ्रेड है ये एक तरह से हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड होता है, जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं और वो घूमी हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं उस फॉर्म में बेसिकली ये स्ट्रक्चर को बताना चाह रहे हैं। Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. In proteins, only right-handed helices are observed. Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. कुछ ही पोर्शंस होते हैं प्रोटीन थ्रेड में जो कि हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। प्रोटीन्स में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ही ऑब्जर्व किए गए हैं।
दूसरे रीजन्स जो होते हैं प्रोटीन थ्रेड के वो फोल्डेड होते हैं दूसरे फॉर्म्स में, तो वो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन जो लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है वो अपने ऊपर भी फोल्डेड होती है, जैसे एक हॉलो वुलन बॉल आप समझिए, ठीक है। तो जिस तरह से एक ऊन अपने ऊपर ऐसे फोल्ड होती रहती है, तो इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है वो जो है अपने ऊपर फोल्डेड होती है एक तरह से हॉलो वुलन बॉल की तरह। तो ये बेसिकली क्या फॉर्म करती है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ये एक तरह का 3 डिमेंशनल व्यू जो है प्रोटीन का देती है या फॉर्म करती है, एक 3 डिमेंशनल व्यू दर्शाती है ये प्रोटीन का। Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of proteins. तो tertiary structure जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत से biological activities होती है proteins के जिसमें ये काफ़ी काम का मतलब बहुत necessary होती है, बहुत useful होती है। Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits. कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स की असेंबली होते हैं या एक से ज्यादा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सी मतलब कुछ प्रोटीन्स हैं बेसिकली अगर कहा जाए तो कुछ प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा सब यूनिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, that is, linear string of spheres arranged upon each other in the form of a cube or plate, etc., is the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of a protein. अब ये जो मैनर है जिसमें ये बेसिकली जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स हैं, किस तरह से इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट जो है वो अरेंज होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज होते हैं, जैसे लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स के फॉर्म में, या स्फीयर्स जो है वो अपने ऊपर अरेंज्ड हो रहे हैं एक क्यूब के फॉर्म में या एक प्लेट के फॉर्म में। तो ये बेसिकली प्रोटीन का आर्किटेक्चर है, तो इसे हम कह सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। तो बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। तो इस अरेंजमेंट के साथ ये एक तरह से आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, जिनमें से 2 सब यूनिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप के हैं तो 2 सब यूनिट्स जो है वो बीटा टाइप के हैं। तो बेसिकली ये 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप के हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। ऐसे ही जो 2 सब यूनिट्स है बीटा टाइप के वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये करते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड रेसिड्यू देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो सीरीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। ओके, तो ये किस तरह से अरेंज्ड है, किन पोजिशंस पे अरेंज्ड है। ओके, और प्लस ये किस तरह से एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म करें, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि एक मैंने आपको बताया था एन टर्मिनल है, ओके, एक सी टर्मिनल है। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर से यहाँ पे एक एन एंड है और एक सी एंड है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond, which is formed when the carboxyl COOH group of one amino acid reacts with the amino NH2 group of the next amino acid. With the elimination of a water moiety, the process is called dehydration. तो एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ओके, इनमें जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, जो कि फॉर्म होता है जब कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप एक अमीनो एसिड का रिएक्ट करता है नेक्स्ट अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ, जिसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप, बेसिकली NH2 ग्रुप। और इसके साथ क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, और जब वाटर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो जब एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की बात करते हैं तो अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप
ठीक है। एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है नेक्स्ट अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ, और साथ में क्या एलिमिनेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल। जिस प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। पॉलीसेकेराइड में इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं, मतलब अगर मैं पॉलीसेकेराइड की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स की बात करूं, तो वो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ये डिहाइड्रेशन से फॉर्म होता है। इसका मतलब वही है, एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये दो कार्बन एटम्स के, मतलब बेसिकली जो दो एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स हैं उनके बीच के जो दो कार्बन एटम है, तो वो बॉन्ड वहां फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये कहाँ फॉर्म होता है, जो दो कार्बन एटम्स हैं, ओके, दो कार्बन एटम्स के बीच में, ओके, और वो दो कार्बन एटम्स, मतलब बेसिकली मैं कहूं तो जो दो एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स हैं उनके कार्बन एटम्स के बीच में फॉर्म होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट मोइटी जो है या फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लिंक करता है, जोड़ता है 3 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 5 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जो एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है, ओके, उसको जोड़ता है 5 प्राइम कार्बन, जो सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम कार्बन है पे जो शुगर है उसके साथ 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर को जोड़ता है। ये एक डायग्राम है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रही है डीएनए का, ओके। तो मैंने आपको बताया था फॉस्फेट क्या करता है, जो 3 प्राइम कार्बन है एक शुगर का, ओके, एक न्यूक्लियोटाइड के एक शुगर का जो 3 प्राइम कार्बन है उसको जोड़ता है सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड है उसके जो शुगर है उसके 5 प्राइम कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। तो बेसिकली देख सकते हो थाइमीन और एडेनिन जो है उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रखा है। न्यूक्लिक एसिड्स एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, उनके पास बहुत से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जो डीएनए एग्जिबिट करता है वो है एक फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। और ये जो मॉडल है ये बताता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के तौर पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली डीएनए एग्जिस्ट करता है एज अ डबल हेलिक्स। जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की वो होती हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी, ठीक है। कोई अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रही है तो जो दूसरी है वो ऑपोजिट करेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से फॉर्म होती है, और जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो प्यूरिन और पैरामिडीन्स हैं, वो प्रोजेक्टेड होते हैं ज्यादा या कम, बेसिकली परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड होते हैं बैकबोन के, लेकिन बेसिकली वो अंदर की तरफ फेस करते हैं। ए और जी जो है एक स्ट्रैंड का, वो बेस पेयर बेसिकली बेस पेयर फॉर्म करता है टी और सी के साथ। तो दूसरे स्ट्रैंड पे जो टी और सी है उनके साथ बेस पेयर फॉर्म करेगा ए और जी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ए टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, जी सी के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ए और टी के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। Each strand appears like a helical staircase. जो मतलब 2 स्ट्रैंड्स है तो आप दोनों स्ट्रैंड्स को देखोगे तो आप देखोगे कि एक हेलिकल स्टेयरकेस के तौर पे वो दिखते हैं। Each step of ascent is represented by a pair of bases. तो जो हर स्टेप है बेसिकली एक ऊपर जाने का जो एक स्टेप है वो मतलब बेसिस का जो पेयर है उससे रिप्रेजेंट होता है। At each step of ascent, the strand turns 36 degree. तो हर स्टेप पे बेसिकली हर स्टेप पे मतलब ऊपर जाने के हर स्टेप पे जो स्ट्रैंड है वो 36 डिग्री टर्न करता है। एक फुल टर्न जो होता है हेलिकल स्ट्रैंड का, उसमें कम से कम बेसिकली 10 स्टेप्स या 10 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक फुल टर्न होता है हेलिकल स्ट्रैंड का तो उसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं या 10 स्टेप्स आते हैं। पिच जो होता है डबल हेलिक्स का वो है 34 एंगस्ट्रॉम का। तो बेसिकली जो राइज पर बेस पेयर हुआ, मतलब एक स्टेप में मतलब कितना राइज हुआ,
वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 बेस पेयर्स हैं, पिच जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम की है, तो जब आप डिवाइड करोगे 34 को 10 से तो आपको मिलेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस टाइप का जो डीएनए होता है वो होता है बी डीएनए। और भी अलग अलग टाइप्स के डीएनए होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के उस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, नाम दिया जाता है उन डीएनए को, तो वो हम आगे देखेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।